नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर आप सभी के सामने आ गए हैं मॉर्फोलॉजी के साथ। मॉर्फोलॉजी का एक लेक्चर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी हाईलाइट के साथ कंप्लीट कर दिया था। आशा करता हूँ वो जो लेक्चर था वो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। बेसिक था, इम्पोर्टेंट था और सारा कुछ अच्छे से समझाया था। और थोड़ा बहुत अगर हम रिवाइज करने की कोशिश करें तो हमने नॉर्मल सी चीज़ें देखी थी। जड़ को स्टार्ट किया था। किसको स्टार्ट किया था? मूल, या फिर मैं जिसको जड़ कहता हूँ उस जड़ को हमने जो है स्टार्ट किया था। और थोड़ा बहुत इसमें हमने पढ़ा था कि जड़ मूलांकुर से निकलती है। जड़ अपन बीज के भाग देखें। जब हम बीज को देखते हैं तो बीज का एक भाग होता है प्रांकुर, एक भाग होता है मूलांकुर। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो आपका प्रांकुर वाला भाग है उससे वायवीय भाग उगते हैं। जैसे तना हो गया, तने के बाद में आगे पत्तियां हो गए, फल फूल, ये सारे प्रांकुर वाले भाग से जमीन के ऊपर उठेंगे। राइट। जमीन के नीचे मूलांकुर वाले भाग से जड़ें बनती है। क्या बनती है? जड़ें बनती है। अब मूलांकुर वाले भाग से जड़ें बनती है, इसमें भी कुछ वेरिएशन है। उन वेरिएशन को हमने देखा था। जैसे कि किन्हीं किन्हीं पौधों के अंदर, कुछ कुछ पौधों के अंदर क्या होता है कि जो आपका बीज है उस बीज के मूलांकुर भाग से एक लंबी सी दीर्घ आयु वाली एक प्राथमिक जड़ बन जाती है मूलांकुर वाले भाग से। उसके बाद उस प्राथमिक जड़ के आसपास लेटरल भाग में, पार्श्व भाग के अंदर द्वितीयक और तृतीयक जड़ें आ जाती है। द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और ये देखने को मिलता है द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। कौन से पौधों के अंदर? द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। अब इस सिस्टम को हमने बोला था मुसला मूल तंत्र। क्या बोला? मुसला मूल तंत्र। और इसका उदाहरण हमने देखा था सरसों। ऐसे कैसे? एक और सिस्टम था जिसके अंदर जो मूलांकुर वाले भाग से जो जड़ निकलती है प्राथमिक मूल, वो छोटी सी होती है और अल्पायु की होती है। तो बाकी वाली जो जड़ें निकलती है वो फिर, ये जमीन है, ये तना है, तो तने के जो बेस वाला भाग है, तना का जो आधार भाग है, वहां से फिर वो जड़ें निकलती है। इसको फाइब्रस रूट सिस्टम कहते थे, जकड़ा मूल तंत्र। और इसका उदाहरण दिया था गेहूं। और ये मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलता है, एक बीजपत्री पौधों के अंदर। राइट। उसके बाद अपस्थानिक मूल तंत्र भी पढ़ा था, जिसके अंदर मूलांकुर के अलावा किसी दूसरे भाग से जड़ का निर्माण होता है। जैसे बरगद का पेड़ आपने देखा है, बरगद में यहां से जड़ें निकलती है, ऊपर से, तने से। घास आपने देखी, घास के अंदर तनों से ऐसे जड़ें निकलती हैं। अब तना तो प्रांकुर का भाग है भाई, तना ऊपर रहता है, बीज के प्रांकुर भाग से निर्माण होगा। इसका मतलब जड़ प्रांकुर वाले भाग से हो रही है, मूलांकुर वाले भाग से जड़ का निर्माण नहीं हो रहा था। इस प्रकार के सिस्टम को हमने अपस्थानिक रूट सिस्टम बोला था। ठीक है, जिसके उदाहरण आपके सामने घास और बरगद थे। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद हमने जड़ के कुछ कार्य देखे थे। मिट्टी के अंदर जो है पौधे को जकड़ के रखना, खनिज लवण और पानी जो है वो पौधे को देना, कुछ मामलों में खाद्य पदार्थों का इकट्ठा करना, संचय करना, और पादप नियामकों का भी संश्लेषण करना। ये कुछ कार्य थे अपनी जड़ के। उसके बाद हमने ये फोटो देखा। इस फोटो के अंदर हमने देखा कि पुष्प हैं। ये एक अपन कहें तो ये जमीन है, या फिर ये भूमि है। भूमि के नीचे आपको जड़ें दिखाई दे रही है, इसको मूल तंत्र कहते हैं। भूमि के ऊपर वाला जो वायवीय भाग में, उसको अपन कहते हैं प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र या सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम। उसके बाद हमने बोला कि सूट सिस्टम के अंदर पुष्प आपको दिखेगा, फल आपको वहीं ऊपर दिखेंगे, तना तो मिलेगा ही आपको। ठीक है, ये सारी चीजें देखी। नीचे आपको जड़ मिलेगी, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक मूल को इसने दर्शाया है। उसके बाद हमने बात करी थी जहां से पत्ती निकलती है। तने के जिस भाग से तने के जिस भाग से पत्ती निकलेगी, तने के, ये तना है आपका, ये जो बनाया है मैंने लाइन से, ये आपका तना है। अब तने के जिस भाग से यहां से पत्ती निकल रही है, तो इस पत्ती जहां से निकलती है इस भाग को क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? नोड बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद यहां से भी एक पत्ती निकल रही है, इसका मतलब ये देखो तीर करके एनसीईआरटी ने बताया नोड। ये भी नोड और एक ये भी नोड। दो नोड के बीच का ये जो भाग है इसको बोला जाता है इंटर नोड। क्या बोला जाता है? इंटर नोड। क्लियर। उसके बाद इसने एक कलिका दर्शाई है। ये एक पत्ती है, ये दूसरी पत्ती है, इनके बीच में ये एक कलिका है। अब ये जो कलिकाएं होती हैं वो भी दो प्रकार की हो सकती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम इस चीज को आराम से जो है वो डिस्कस भी करेंगे, कलिका कौन कौन सी होती है। आइए तो आगे ही देख लेंगे इस चीज को, है ना। चलिए, अभी जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मूल के क्षेत्र। मूल के क्षेत्र यानी कि जड़ के क्षेत्र। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर था? पीछे वाला सारा दिक्कत नहीं है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मूल के क्षेत्र का मतलब जड़ों के कुछ क्षेत्र होते हैं, उनमें कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के बारे में बताया गया है, कौन सी कोशिकाएं, किस प्रकार की वहां पे कोशिकाएं होगी। आइए थोड़ा सा जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको छोड़ के मैं आपको ये रूट के जो फोटो दे रखे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहला जो फोटो दे रखा है वो मुस्लिम मूल का है, दूसरा है तंतुक मूल का, और तीसरा है अपस्थानिक मूल का। तीनों मूल हमने पढ़े। तंतुक मूल से तात्पर्य इसका फाइब्रस रूट सिस्टम से है, जकड़ा मूल तंत्र से।
जकड़ा मूल तंत्र, इसको तंतुक मूल तंत्र भी कहते हैं। अब देखो मूसला मूल जो हमने पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि एक मूलांकुर वाले भाग से एक प्राथमिक मूल बनेगी, तो ये लंबी जो है दीर्घायु वाली, ये एक आपकी प्राथमिक मूल है, जिसको मुख्य मूल भी बोला गया है इसने। उसके बाद पार्श्व में लेटरल में जो निकल रही है वो सब पार्श्व जड़ है, जिसको हमने क्या बोला, द्वितीयक और तृतीयक जड़ है। क्या क्लियर है ये चीज? उसके बाद जो फोटो दे रखा है सेकंड नंबर पे, वो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम का फोटो है, जिसके अंदर हमने बोला कि जो आपकी प्राथमिक मूल जो है, जो मूलांकुर वाले भाग से निकलती है, वो आपकी अल्पायु होगी, ये जो दिखाई गई है वो छोटी सी है। उसके बाद तने का जो बेस पार्ट है, उससे ये सारी जड़ें निकल रही। ये तने का आप देखें तो यहाँ पे वो जड़ दिखाई नहीं गई, जो आपकी प्राथमिक मूल है वो तो छोटी अल्पायु है, वो तो यहाँ पे दिख भी नहीं रही। तो ये सारी जो जड़ें निकली हुई है, ये सारी जो छोटी छोटी जड़ें निकली हुई है, एक प्रकार से तंतुक बना दिया है इन्होंने, फाइब्रस बना दिया है। इन सभी जड़ों को अपन क्या, इन सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, जकड़ा मूल तंत्र या तंतुक मूल तंत्र। गेहूं के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप गेहूं के पौधे को देखेंगे, आप गेहूं के पौधे को अगर उखाड़ते हैं, अगर आप गेहूं के पौधे को उखाड़ते हैं तो उखाड़ते समय ये जड़ें इस प्रकार से एक अपन कह सकते हैं गुद्दा बनाए हुए इस प्रकार का जो है संरचना आपको देखने को मिलेगी नीचे, जो कि एक फाइब्रस रूट सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो एग्जांपल दिया गया है आपको, वो है अपस्थानिक मूल का। किसका है? अपस्थानिक मूल का। यहाँ पे इसको घास का बताया गया है, ये जो है फोटो वो किसका है? घास का है। अब ये घास का तना है, ये घास का क्या है? तना। तो क्या यहाँ से छोटी छोटी जड़ें निकलती दिखाई दे रही है? आप घर पे भी अगर घास को देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। आप देख सकते हो ये जड़ें निकल रही है, तने से निकल रही है। अब तना प्रांकुर का भाग है, तना किसका भाग है? प्रांकुर का है। मतलब मूलांकुर के अलावा अगर किसी भाग से जड़ निकल रही है तो वो आपकी अपस्थानिक के अंदर आएगी। किसके अंदर? और मूलांकुर से तो निकल रही है लेकिन अल्पायु की निकल रही है प्राथमिक जड़, तो उसको तंतुक मूल तंत्र में डालेंगे। और प्राथमिक मूल अगर दीर्घायु की है और उसके आसपास लेटरल में, पार्श्व में जड़ें निकल रही है प्राथमिक और द्वितीयक, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉरी द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकल रही है तो उसको अपन सिस्टम को मूसला मूल तंत्र कहेंगे। फोटो के लिए सारे फोटो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी है और नीट है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको फोटो देके भी पहचानने को बोल सकते हैं। ओके, ये हमने पढ़ दिया था। अब अपन को मूल के क्षेत्र पढ़ने। अब देखो मूल का जो शीर्ष है, अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब तक रक्षा करता है जब तक मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका जैसे बीज है, ये आपका क्या है? एक बीज है। अब ये बीज का ऊपरी भाग है, जिसको मैंने प्रांकुर वाला भाग बोला। ठीक है। उसके बाद ये बीज का निचला भाग है जो जड़ का निर्माण करता है, और इसको प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला? मूलांकुर। क्या बोला? मूलांकुर। ये मूल का निर्माण करेगा। ये किसका निर्माण करेगा? मूल या जड़ों का निर्माण करेगा। अब जब जड़ों का निर्माण स्टार्ट होता है, कहने का मतलब जब बीज अंकुरित होता है, ये आपका बीज है, यहां से जब बीज जमीन के अंदर जड़ बनाना प्रारंभ करेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दर्शा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे बीज गया, जड़ का निर्माण करने के लिए ऐसे गया। अब जब जैसे जैसे जड़ का निर्माण होगा, ये मूलांकुर वाला भाग जैसे जैसे जड़ के निर्माण के लिए आगे बढ़ेगा, यहाँ पे एक संरचना होती है टोपी नुमा, जिसको मूल गोप कहा जाता है। ये संरचना इसके आगे रहेगी, इस मूल के शीर्ष के, यहाँ से मूल बन रही है, इस मूल के शीर्ष वाला भाग, ये शीर्ष है मूल का। मूल जहां से बन रही है इसका शीर्ष है ये, उसके आगे ये टोपी नुमा संरचना है, ये रास्ता खोजेगी आगे। ये क्या करेगी? आगे रास्ता खोजेगी। इस टोपी वाले जो संरचना है, टोपी नुमा संरचना, इसको मूल गोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल गोप। चलिए आगे समझते हैं इसको। अब देखो मूल का शीर्ष अंगुलित मूल गोप से ढका है। देखो मूल का शीर्ष ये अंगुली नुमा संरचना है, जो मूल गोप है उससे ढका हुआ होता है। क्लियर? यह कोमल शीर्ष की, ये जो शीर्ष है मूल का, ये उस समय जब नया नया जब पौधा ग्रो कर रहा है, नई नई जब जड़ बन रही है, तो आप देखोगे तो कोमल होगी वो जड़। क्या होगी? कोमल। अगर आप इसका एग्जाम्पल समझें कि बच्चा जब पैदा होता है, नया नया जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो वो कोमल होता है। वो कैसा होता है? नरम होता है। समझ आ रही बात? कोमल सा होता है उसका शरीर, है ना? तो यहाँ पे भी नई नई अगर जड़ बन रही है तो उसका शीर्ष क्या होगा? कोमल होगा। अरे शीर्ष क्या होगा? नरम होगा। तो उसकी रक्षा के लिए कवच जरूरी है। तो ये जो मूल गोप है वो एक तरह से क्या है? कवच है, और उसकी रक्षा करेगा, उसके लिए वो एक रक्षा है। कब तक रक्षा है? जब तक वो अपना रास्ता मिट्टी के अंदर बना रही है, जब तक वो वृद्धि कर रही है मिट्टी के अंदर, क्योंकि उस समय वो कोमल है। उसके लिए एक कवच चाहिए, तो वो कवच कौन आ गया? आपका मूल गोप आ गया। ठीक है। उसके बाद देखो मूल गोप से कुछ मिलीमीटर मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होगी, पतली भित्ति वाली होती है, उसमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, उनमें बार बार विभाजन होगा। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल के लंबाई को बढ़ाएगी, और इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं।
दीर्घिकण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता और परिपक्वता आएगी, इसलिए दीर्घिकण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहेंगे। और इस क्षेत्र में बहुत पतली कोमल धागे की तरह संरचना है जिसको मूल रोम कहेंगे, और ये मिट्टी में पानी में खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अब ये सारा कुछ जो पैराग्राफ है मैंने पढ़ तो लिया है, अब उसमें से कुछ चीज़ें तो अपने को अपनी समझ से बाहर है, वो चीज़ें अपन समझने का प्रयास करते हैं। पहले में ये जो फोटो है, जहाँ तक अगर बायोलॉजी पढ़ने की बात है बच्चों, बायोलॉजी जो है वो अगर देखा जाए तो 99% जो बायोलॉजी है वो चित्र के आधार पर चलती है, डायग्राम के आधार पर चलती है। अगर आप बायोलॉजी को डायग्रामिक तरीके से पढ़ने जाओगे तो बायोलॉजी एकदम आसान लगेगी। अगर आप थ्योरेटिकली जाओगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप डायग्राम के जरिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो बायो से आसान है नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं जो है आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मूल शीर्ष के क्षेत्र ये टॉपिक था हमारा, और इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये चित्र क्या है, ये जो लंबी सी बेलनाकार संरचना में ये पूरी जो संरचना बनाई है, ये एक मूल है, ये क्या है, जड़ है। अब ये जड़ वृद्धि कर रही है, ये जड़ क्या कर रही है, जमीन के अंदर धीरे धीरे वृद्धि कर रही है। ये इस जड़ का शीर्ष है। अब सबसे आगे आगे वाला भाग है जो जमीन के अंदर जाता जा रहा है, वो शीर्ष हो गया इसका। अब ये शीर्ष उस समय तो कोमल है, जब नया नया जड़ जो है वो ग्रो कर रही है उस समय ये शीर्ष कोमल है। तो कोमल है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए ये एक अंगुली के जैसा संरचना है, अंगुली नुमा संरचना, जिसको प्यार से क्या बोला मैंने, मूल गोप बोला। क्या बोला मैंने, मूल गोप बोला। ये इसके रक्षा कवच है, किसका, शीर्ष का, मूल के कोमल शीर्ष का ये क्या है, रक्षा कवच है। ठीक है, अब इस मूल गोप से, ये जो मूल गोप बनाया मैंने, इससे कुछ ऊपर, कुछ मिलीमीटर यानी बहुत कम मिलीमीटर, कुछ ऊपर यहाँ पे ये जो डॉट डॉट करके एनसीईआरटी ने ब्लैक कलर से जो बनाई है, ये कोशिकाएं हैं। ये क्या है, सेल्स है, ब्लैक कलर से ये सेल्स बनाई है। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, मेरिस्टमैटिक सेल। बताइए इस सेल को क्या बोलते हैं, मेरिस्टमैटिक सेल या मेरिस्टमी सेल या मेरिस्टमी सेल। अब इस क्षेत्र के अंदर जो है आपकी मेरिस्टमिक सेल देखने को मिलेगी, या मेरिस्टमिक सेल जो है इस क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, मेरिस्टमी सेल। ये जो मेरिस्टमी सेल है, ये चूंकि इस क्षेत्र के अंदर पाई जा रही है, जो मूल गोप से कुछ ऊपर है, इसलिए इस क्षेत्र को मेरिस्टमी सक्रियता क्षेत्र कहा गया। सक्रियता वर्ड यूज करने से इसका मतलब है कि यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तेजी से विभाजन करती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और तेजी से विभाजन करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उसकी कुछ खास विशेषता है। पहली विशेषता तो ये है कि ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती है, पहली बात तो बहुत पतली होती है, पतली होती है, छोटी होती है, लेकिन एक खास बात है, इसके अंदर सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। खाना इनके पास तगड़ा है, सघन प्रोटोप्लाज्म है। सघन क्या है, प्रोटोप्लाज्म है इनके पास। खाना तगड़ा है ये पतली, खाना तगड़ा है और तेजी से विभाजित होती है, ये इसकी खास बात है। तेजी से ये विभाजित होगी, खाना इनके पास तगड़ा है ये पतली, है ये छोटी। कौन से क्षेत्र की कोशिकाएं, मेरिस्टमी सक्रियता क्षेत्र। कोशिकाओं का नाम मेरिस्टमी कोशिकाएं, तेजी से विभाजन करती है। अब ये जो क्षेत्र है वो मेरिस्टमी सेल का क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं वो तेजी से विभाजन करेगी। जैसे जैसे ये कोशिकाएं विभाजन करेगी तो ये जाएगी दीर्घिकण क्षेत्र में, धीरे धीरे विभाजन करके ये ऊपर चली गई दीर्घिकण क्षेत्र के अंदर। चलो ठीक है, विभाजन करती गई, जड़ बढ़ती गई। अब यहाँ के जो दीर्घिकण क्षेत्र है, यहाँ पे फिर कोशिकाएं थोड़ी थोड़ी साइज में क्या होगी, बड़ी होगी। और और यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, जो दीर्घिकण क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, वो मूल की लंबाई बढ़ाती है, जड़ की लंबाई बढ़ाती है। जड़ की क्या करती है, अपन कह सकते हैं ये ऐसे बनाएगी जड़ को। जड़ की जो लंबाई है वो कौन बढ़ाएगी, दीर्घिकरण क्षेत्र की कोशिकाएं। क्लियर। उसके बाद दीर्घिकरण कोशिका की दीर्घिकरण क्षेत्र की जो कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होगी, परिपक्वन होगी और ऊपर जाएगी, और वो परिपक्वन क्षेत्र में आ जाएगी। धीरे धीरे वृद्धि होगी तो अपने आप ऊपर आ जाएगी, क्योंकि नीचे जड़ बढ़ती जा रही है तो वो कोशिका अपने आप ऊपर आती जा रही है। तो अब वो परिपक्वन क्षेत्र में आ गई। अब क्या हो गई, वो परिपक्वन क्षेत्र में आई। परिपक्वन क्षेत्र में आने के बाद कोशिकाएं एक तरह से देख सकते हैं अपन स्थायी हैं, परिपक्व हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस परिपक्वन क्षेत्र के अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, कोमल संरचनाएं, ये भी नाजुक संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं को प्यारे बच्चों जो है वो मूल रोम कहा जाता है। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है इस चीज को, मूल रोम। अब ये मूल रोम क्या करते हैं, अब चूंकि है तो ये जड़ यानी मिट्टी के तो ये नीचे ही है, चूंकि ये मिट्टी के नीचे है तो मिट्टी के नीचे से ये क्या करेगी, पानी को और खनिज लवणों को जो है वो अवशोषित करेगी। कौन, मूल रोम। हालांकि ये जड़ का भी कार्य है, पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करना, तो एटलीस्ट एक तरह से ये तो जड़ का ही तो भाग है।
मूल रोम जड़ का ही तो भाग है। परिपक्वन क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी कोमल धागे की तरह संरचना है जिसको मूल रोम कहा जाता है। पानी और खनिज लवणों का ये अवशोषण करती है। अब अपन एनसीईआरटी को वापस पढ़ेंगे, चित्र के माध्यम से हमने अच्छे से इस चीज को समझा। अब एनसीईआरटी से थोड़ा और समझ लेते हैं वापस। चलिए ऊपर आएंगे वापस। चलिए सबसे पहले देखिए, मूल का शीर्ष अंगुलित मूल गोप से ढका हुआ था। बताया मैंने, मूल का शीर्ष मूल गोप से ढका हुआ था। और ये कोमल शीर्ष की तब तक रक्षा करेगा जब तक मिट्टी में मूल जो है अपना रास्ता बना रही होती। जब तक मूल जो है मिट्टी में रास्ता बनाएगी, जब तक वो रुक नहीं जाती अपनी वृद्धि में, तब तक मूल गोप से वो ढकी हुई रहेगी शीर्ष उसका। ठीक है, मूल गोप से कुछ ऊपर मैंने बताया मेरिस्टमी क्रियाओं का क्षेत्र है। क्या है? मेरिस्टमी क्रियाएं। वहां पे कोशिकाएं होती है जिसको मेरिस्टमी कोशिकाएं कहा जाता है। और इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है बहुत छोटी होती है, मैंने बोला छोटी होती है, और पतली भित्ती वाली भिल्ली माफी चाहता हूँ पतली भित्ती वाली होती है। उसकी जो वॉल है वो बहुत पतली होती है। इसका मतलब ये कोशिका है अगर, तो ये इसकी वॉल बहुत पतली होगी। वो वॉल क्या होगी मेरी? बहुत पतली होगी। ओके, उसके बाद लेकिन सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, खाना इनके पास तगड़ा है, और इनमें बार बार विभाजन होता है। वो जो कोशिकाएं थी मेरिस्टमी वाली, उनके अंदर बार बार क्या होता है? विभाजन होता है। वो डिवाइड होती जाती है, बार बार तेजी से डिवाइड होती है। और अगर वो तेजी से डिवाइड हो रही है तो इस क्षेत्र के अंदर फिर वो आगे जाएगी। आगे जाने के बाद उसका समीपस्थ स्थित कोशिकाएं, सॉरी, इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं जो है वो शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है। फिर वो धीरे धीरे थोड़ी परिपक्व होकर लंबाई में फिर जाएगी, और वो दीर्घीकरण क्षेत्र में होती है। फिर वो कोशिकाएं लंबाई वाली किस में होगी? दीर्घीकरण क्षेत्र के अंदर वो कोशिकाएं आपकी लंबाई में बढ़ती है और मूल की लंबाई को बढ़ाती है, जड़ की लंबाई को क्या करती है? बढ़ाती है। और इस क्षेत्र को कहते हैं अपन दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है, यानी कि मूल की लंबाई कौन बढ़ाएगा? दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता और परिपक्वता आती। धीरे धीरे दीर्घीकरण क्षेत्र की जो कोशिका है उसके अंदर परिपक्वता आएगी, और इसलिए दीर्घीकरण के समीप जो क्षेत्र है ऊपर वाला, ये जो है उसको अपन परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। ये जो एनसीईआरटी ने बनाया। और इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से बहुत पतली धागे, कोमल धागे जैसी संरचनाएं निकलती है। ये निकल रही है कोमल धागे जैसी संरचनाएं, बहुत पतली। और कहाँ से निकल रही है? परिपक्वन क्षेत्र से, जिन्हें अपन प्यारे बच्चों मूल रोम कहा जाता है। ये देखो मूल रोम। और ये जो मूल रोम है मिट्टी से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण, क्योंकि जमीन के अंदर है तो पानी, मिट्टी से जो है वो पानी और खनिज लवण जो है उसका अवशोषण करने का कार्य मूल रोम द्वारा किया जाएगा। क्या जड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या जड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये नई एनसीईआरटी है, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और साथ ही साथ हमने जड़ नामक टॉपिक को यहाँ से कंप्लीट कर दिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो तना स्टार्ट हो रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो तना स्टार्ट हो रहा है। तने को प्यार से स्तंभ भी कहा जाता है। तने को प्यार से स्तंभ भी कहा जाता है। हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं तना। हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं तना। ठीक है, तने को अपन प्यार से कभी कभी स्तंभ वर्ड यूज हो सकता है, उसी को ही तना कहा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम तने को देखें तो एक चीज़ तो अपने को पता है, हमने बहुत बार डिस्कस कर ली, एक बार फिर बता देता हूँ। ये अगर बीज है तो ये बीज का प्रांकुर भाग है, ये मूलांकुर भाग है। मूलांकुर भाग जड़ को बनाएगा, प्रांकुर भाग वायवीय भागों को बनाएगा। वायवीय भागों में सबसे पहले तो तना ही आएगा। तने के बाद में फिर पत्तियां, जड़ वगैरह ये सारी, सॉरी जड़ नहीं आएगी, पत्तियां वगैरह ये सारी चीज़ें आएगी। अब ये तना बना रहा है, वो कौन सा भाग बना रहा है? प्रांकुर वाला भाग बना रहा है। और ये तना जो है सूट सिस्टम में आता है, प्ररोह तंत्र के अंदर आता है, रूट सिस्टम में नहीं आता। ये किस में आता है? सूट सिस्टम में आता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो क्या हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं? क्या हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं? आगे अपन अगर हम देखें शिराविन्यास पत्ती के प्रकार, कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से जो हैं नई वाली एनसीईआरटी में नहीं। अगर हम देखें, अगर हम देखें तो ओल्ड जो एनसीईआरटी थी मॉर्फोलॉजी की, उसके अंदर एक चीज़ देखने को मिलती थी, इन सब के जो रूपांतरण देखने को मिलते थे। जड़ के रूपांतरण मिलते थे कि जड़ और किस किस प्रकार में कार्य कर सकती है, भोजन संचय जड़ कैसे करती है ना, और ऐसे थे। पत्ती के भी रूपांतरण थे, तने के भी रूपांतरण थे। वो चीज़ें शायद नई वाली एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक है ना। और चूंकि अभी हम नई वाली एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर सरकार ने खुद हटाई है तो इसका मतलब वो नीट जैसे एग्ज़ाम में शायद पूछी नहीं जाएगी। लेकिन एक बार आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार सिलेबस को जो है वो आराम से देखूंगा, एनालिसिस करूंगा मैं सिलेबस का कि वो चीज़ें इंक्लूड हैं या नहीं हैं। अगर वो चीज़ें इंक्लूड हैं तो मैं आपको अलग से जो है उसकी एक क्लास रिकॉर्ड करके जो है वो आपको अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर सारे सारे रूपांतरण मैं आपको करवा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तने को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी पे आएंगे। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने और मूल में
विभेद स्थापित करते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो तने और मूल को अलग अलग कर सकते हैं? तो पहला तो ये है कि मूल आपकी मूलांकुर भाग से निकलेगी और तना आपका प्रांकुर भाग से निकलेगा। तना एक्सिस का ऊपरी भाग आता है और मूल जो है वो एक्सिस के नीचे जाएगी। ठीक है, ये हो गया अंतर। तना जो है वो सूट सिस्टम का भाग है, लेकिन मूल जो है वो रूट सिस्टम का भाग है। ये तो मोटे मोटे इसके अंतर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग है, आगे लाइन तना अक्ष के ऊपर आएगा जिस पर शाखाएं होगी। अगर आपका ये कोई पौधा है, ये आपकी पौधे की जड़ें हैं, ये उस पौधे का तना है, तो तने से शाखाएं भी तो निकलती हैं, पत्तियां पत्तियां भी निकलेगी, शाखाएं भी निकलेगी, खूब सारी चीजें। तो तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर प्यारे बच्चों शाखाएं मिलेगी, तने से पत्ती भी निकलती हैं, तने से फूल भी निकलेंगे और तने से फल भी मिलेंगे आपको। तने से जुड़ी हुई चीजें ये सारी चीजें जो हैं तना कैरी करता है। एक तरह से तना ही इन चीज़ों को इन चीज़ों का भार उठाता है ना। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई। भ्रूण के प्रांकुर वाले भाग से ये जो है वो तना विकसित होगा। तने पर गांठ अथवा पोरियां होती हैं। ये क्या चीज़ है सर, ये क्या चीज़ है? आइए चर्चा करते हैं। इसके कहने का मतलब ये अगर तना है, ये अगर तना, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा जो है वो पेन का साइज बढ़ाऊंगा। अगर ये तना है, अगर ये तना है, चलिए ये अगर तना है तो तने के अंदर क्या होता है, पोरिया या गांठ देखने को मिलती है। इसका कहने का मतलब है यहां से कोई पत्ती निकली, यहां से भी कोई पत्ती निकल गई, तने का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है उस भाग को बोलते हैं गांठ या पोरियां। और नोड, तीन शब्द बताए मैंने, गांठ, पोरियां या नोड। और ये चीज थोड़ा पहले चित्र के अंदर आपको अच्छे से बताई गई थी कि तने का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है उसको नोड बोला जाता है, और दो नोडों के बीच का जो स्थान है उसको इंटर नोड बोला जाता है। यस, इसका मतलब ये भी नोड है, यहां से भी तो पत्ती निकल रही है तो ये भी नोड है, यहां से पत्ती निकली ये भी नोड है। इसका मतलब ये बीच का भाग क्या है, ये है इंटर नोड। ये क्या है, इंटर नोड है। क्या क्लियर हुआ क्या? यस। उसके बाद तने पर गांठ अथवा पोरिया होती, ये हो गई गांठ या पोरिया या फिर नोड, आप लिख सकते हो साइड में एनसीईआरटी के अंदर नोड। तने के उच्च क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं उसको गांठ कहते हैं या नोड कहते हैं या पोरिया कहते हैं। यहां से पत्ती निकली थी तो इस स्थान को मैं क्या कहूंगा, ये जो स्थान है जो मैंने गहरा किया है इसको मैं क्या कहूंगा, नोड कहूंगा। क्या कहूंगा, नोड कहूंगा या गांठ कहूंगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसने लिखा है ना ये गांठें, यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा एनालिसिस किया इस चीज़ को, और एनसीईआरटी, जब मैं इंग्लिश मीडियम की मैंने एनसीईआरटी को देखा तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा मेरे को चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे कलिकाओं की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, कलिकाओं की बात हो रही है कि तने से, तने के उस भाग से जहाँ से पत्ती निकली है उस भाग को तो अपन नोड या फिर गांठ या पोरिया कह रहे हैं। फिर उस नोड के अंदर जो है कलिका देखने को मिलती है। ये जो नोड है, ये जो नोड वाला भाग है, ये जो नोड वाला भाग है, ये जो नोड वाला भाग है जहाँ से पत्ती निकली है, ये भाग, यहाँ से कलिका निकलती है। एक छोटी संरचना, पत्ती के जैसी संरचना है। कलिका जो है बेसिकली एक छोटी पत्ती जैसी ऐसी संरचना है। ये जो है ना, ये कलिका ऐसे निकलती है। अब इस कलिका के दो प्रकार हैं। इस कलिका के क्या है, दो प्रकार हैं। इसने ना लिखा है ये गांठे की जगह आप ये कलिकाएं कर देना, और कलिकाओं के बारे में इतना लिखा नहीं है। ये जो कलिकाएं हैं वो अंत्यस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है, दो प्रकार की कलिकाएं बताई। अगर मैं इस चीज को बोलूं कि ये जो कलिका निकली, इस कलिका को मैं क्या कहूंगा, जो कि तने और इस पत्ती के बीच में से निकली है, इस कलिका को प्यारे बच्चों मैं बोलता हूं कक्षीय कलिका। क्या बोलता हूं, कक्षीय कलिका। कक्ष में से निकल रही है, ये आपका तना है, यहां से ये पत्ती निकली, तो तने और पत्ती के बीच में ये अक्ष हो गया कि नहीं हो गया, कक्ष हो गया कि नहीं हो गया। ये यहां से एक बड या कलिका निकली, इस कलिका को मैं क्या बोलूंगा, कक्षीय कलिका, या फिर इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है एक्सिलरी बड। क्या बोला जाता है, एक्सिलरी बड। अगर क्या हो अगर जो आपकी कलिकाएं हैं वो यहाँ से ना निकले और वो ऊपर वाले किसी टिप पे निकले, वो कलिका कहाँ निकले, टिप पे निकले, उस समय अगर कोई कलिका टिप से निकल रही है, वो पत्ती और इस तने के बीच में से इस वाले भाग से ना निकल के टिप पे निकल रही है,
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतस्थ कलिका। क्या बोला जाता है, अंतस्थ कलिका, या फिर उसको एपिकल बर्ड कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर उसको एपिकल बर्ड कहा जाता है। एपिकल बर्ड, बर्ड यानी कलिका, एपिकल यानी अंतस्थ, अंतस्थ अंत के अंदर, ठीक है ना। वो एपिकल जो बर्ड है वो आपका फूल बना सकती है, मोस्ट ऑफ वो फूलों का निर्माण करती है एपिकल बर्ड। यहाँ से जो कलिका निकलती है वो एक कलिका के रूप में रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो ये ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया ना कलिकाओं वाला, क्लियर। चलो, जब तना शेषव अवस्था में होता है, इसका मतलब तना जो है वो, शेषव का मतलब शिशु, जब स्टार्टिंग होती है तने की, छोटा सा जब पौधा निकलता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है, उस समय अगर आप खेतों के अंदर अगर आप किसान से जुड़े हुए हो, खेती से जुड़े हुए हो, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। जब नया नया जब पौधा उगता है, कोई भी पौधा हो, जब वो नया नया उगता है, उस समय उसके तने को अगर हम गौर से देखें तो वो हरा होता है। वो कैसा होता है, हरा होता है। जैसे अगर मैं कोई भी आप पौधे का उदाहरण ले सकते हो, जब वो स्टार्टिंग के अंदर उगता है तो उसको थोड़ा सा हरा होता है, उसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन बाद में जब वो बड़ा ग्रो होकर परिपक्व पेड़ बन जाता है, उस समय अगर आप उसके तने को देखेंगे तो वो कास्टीय हो जाता है, लकड़ी कलर का, लकड़ी के जैसा कास्टीय, और गहरा भूरा कलर का हो जाता है, गहरे भूरे कलर का हो जाता है। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो सबने विजुलाइज भी करी है, देखी है सभी ने, ठीक है। ये चीज़ होगी तने के बारे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है तने के कार्य दे रखे हैं। तने का प्रमुख कार्य क्या हो सकता है, अगर आप तने के कार्य को देखें तो ये मेरा पूरा तना है, तो ये क्या क्या करता है, एक तो फल फ्रूट वगैरह ये कैरी करेगा, अपने पास रखेगा, पत्तियों को अपने अंदर संजोए रखेगा, पत्तियों को है ना फैलाए रखेगा। तो तने का प्रमुख कार्य है शाखाओं को फैलाना। पहला जो कार्य है तने का वो है शाखाओं को फैलाना। यहाँ से कोई शाखा निकली, यहाँ से कोई शाखा निकली, तो उन सबको फैलाने का कार्य, वो शाखाएं सारी किससे जुड़ी हुई है भाई, पौधे से बहुत सारी जो शाखाएं निकलती हैं, वो लास्ट देखा जाए एट लास्ट वो तो किससे जुड़ी हुई है, तने से जुड़ी हुई है। तने से ही तो शाखाएं निकल रही सारी। तो तने का एक कार्य है शाखाओं को फैलाना, वो सारी शाखाओं को फैलाना। उसके बाद पत्ती, फूल, फल, इन सबको कौन संभालेगा, तना ही तो संभाल रहा है। ये सारी चीजें तने से निकल रही हैं, फूल फल पत्ती वगैरह, तो इनको संभाल कौन रहा है, तना संभाल रहा है। तो इनको संभालने का कार्य, केयरिंग करने का कार्य कौन है, आपका तने का है। किसको, पत्ती को, फूल को और फल को, क्लियर। दूसरा जो है, अगर ये मेरी जड़ है, ये मेरी जड़ है, जड़ों ने तो पानी दे दिया, जड़ों ने पानी का अवशोषण कर दिया, जड़ों ने खनिज का भी अवशोषण कर दिया। अब वो सारा आइटम आपको पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाना है, पत्तियों को देना है, फ्रूट को देना है, हर चीज को देना है। तो वो पानी और खनिज लवण कौन देगा, किसके माध्यम से होते हुए जाएंगे, भाई यही तो रास्ता है। तो तना इसका परिवहन करवाएगा कि नहीं करवाएगा, देखो करवाएगा। तो यह पानी, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है, या फिर परिवहन करता है, उनको लाने ले जाने का कार्य करता है। कुछ तने भोजन संग्रह का करने का भी कार्य करते हैं, कुछ तने होते हैं जो फूड को स्टोर कर लेते हैं, कुछ तने सहारा देने के काम आते हैं, कुछ सुरक्षा देने वाले और कायिक प्रवर्धन के भी कार्य संपन्न करते हैं। कायिक प्रवर्धन का कहने का मतलब पौधे के किसी की भाग को अपन अगर काट के उगाए तो उससे नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार के जनन को अपन कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो कुछ पौधों में तने को काट के अगर हम उगाएं तो नया पादप बन जाता है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो अपन बीज वाले भाग को बोते हैं और नया पौधा बनता है। लेकिन कायिक प्रवर्धन के अंदर पौधे का कोई और भाग होगा, कायिक भाग। बीज आपका जननिक भाग है, बाकी जो कायिक भाग है, फूल फल पत्ती तना वगैरह, ये इनसे अगर नया पौधा बन जा रहा है तो वो कायिक प्रवर्धन है। तो तने जो है कभी कभी कायिक प्रवर्धन के रूप में ये पार्ट्स काट के अगर मैं बोऊंगा तो नया पौधा बन जाता है। तो तने कायिक प्रवर्धन भी कर सकते हैं कभी कभी। तो ये मोटे मोटे तौर पर क्या था आपका स्टेम या फिर तना था। क्या तने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या तने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये जो तना है, ये जो तना है आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, मूल के क्षेत्र और तने की, और जितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपको करने हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर जब मैं वीडियो लाऊंगा तब आपको सारे के सारे PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्ट 3 के अंदर हम आपकी प्यारी पत्ती को स्टार्ट करेंगे, हम आपकी प्यारी पत्ती को स्टार्ट करने जाएंगे। पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छे से अपन एनसीईआरटी के अंदर समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट डाल के आराम से पूछ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।